Hello everyone, this is Kalpana Chauhan and welcome to our YouTube channel Brain Teaser. So students, आज का जो वीडियो है मैं आपको जो आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लास 9 साइंस की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। ये एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो डाल्टन है उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें एटम को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया था। एटम के बारे में जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताई थी। सो बेसिकली जो ये एटॉमिक थ्योरी है वो दो लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। सो इस लॉज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहती हूँ, एटम एंड मैटर, राइट। सो मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में आती है, मैटर इज एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। लाइक आप एक रूम में बैठे हो, राइट, जो टेबल है, चेयर है, एक पेन है मेरे हाथ में, आप पानी पी रहे हो लिक्विड, और इवन आप ब्रीद इन कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हो, ब्रीद आउट। सो ये सब चीज़ें जो है वो किस में इंक्लूड होती हैं, मैटर में ही। सो मैटर इज एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। अगर हम एक डेफिनेशन दें मैटर को, तो हम कहेंगे कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज डेफिनेट वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर, राइट। सो मैटर की तो बात होगी, पर जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैशियस फॉर्म में हो, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट इज कॉल्ड एटम। कि जब हम मैटर को उससे ज़्यादा और ज़्यादा डिवाइड ना कर पाए, तो उस पोजीशन पे उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, राइट। सो ये थोड़ी सी बातें इन लॉज को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो एटम होता है उसका जो मास होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बीच में, उस मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कि मतलब जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, राइट, तो उस रिएक्शन से पहले जो मास होगा, मास before experiment, will be equal to mass after experiment, right। मतलब जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे पहले जो मास होगा उस एटम का, वही मास जो है वो उस एक्सपेरिमेंट के बाद भी वही मास रहने वाला है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन के बीच में हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं किसी भी एटम की, बट उसके मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब हम सेकेंड लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब चीजें क्या होती है, एलिमेंट्स, राइट। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स, राइट।
कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NO2, ये सारी चीजें क्या हो गई, कंपाउंड्स होंगी। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स मिलकर बने हैं, तो ये एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी कंपाउंड होंगे उसमें दो तरह के एटम्स है। इसमें फर्स्ट एटम कार्बन एंड सेकंड एटम इज ऑक्सीजन। तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलके ये कंपाउंड को बना रहे हैं। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी ले लें, किसी भी जगह से लें, ठीक है, तो उसमें हम आपको क्या मिलेगा, हमेशा जो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो प्रोपोर्शन है वो 1:2 ही मिलेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन में जो वाटर में जो है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोपोर्शन आपको 2:1 ही मिलेगा। वो पानी चाहे आप कहीं RO से ले लीजिए, चाहे किसी नल का ले लीजिए, चाहे किसी रिवर का ले लो, तो उस पानी जहां से भी कहीं से भी आप लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 ही मिलेगा। तो यही जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा लॉ कहता है कि जो भी आप कंपाउंड ले लो उसमें एटम्स का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी एक जगह से ले रहे हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा या आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा या हाइड्रोजन की जगह आपको कोई और अदर एटम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, H3O नहीं होगा, कभी HO2 नहीं होगा, राइट। तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। यही हमारा सेकंड लॉ कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो इन्हीं दो लॉज के ऊपर पूरी तरह से बेसिस करती है। तो हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों लॉज को समझने के बाद आपको पोस्टुलेट समझने में बहुत ही इजी रहेगा। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी क्या है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये हमने अभी पढ़ा ही है कि जो भी मैटर है, जो भी हमारी सराउंडिंग में है वो सब मैटर है, और वो मैटर किन से मिलकर बना है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम, राइट, क्लियर। सेकेंड पोस्टुलेट है, एटम्स आर इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, मतलब हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में। तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। इसी को एक्सप्लेन करता है कि जो हमने भी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जो मास है, जो एटम है, उसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही हमारा सेकंड पोस्टुलेट जो है वो बताता है, राइट। सो अब हम थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट की बात करेंगे। एटम ऑफ given element are identical in mass and chemical properties, right। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स जो है वो गिवन एलिमेंट, जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो उनके अगर आप मान लो हमने हाइड्रोजन के 3 एटम्स ले लिए डिफरेंट डिफरेंट, और कार्बन के भी हमने 3 डिफरेंट एटम्स ले लिए, और इसी तरह से हमने नाइट्रोजन के भी 3 डिफरेंट एटम्स ले लिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि
जो हाइड्रोजन 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 एटम्स हैं उनकी हमेशा मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन का मास अलग होगा, इस हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी और इसकी अलग, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तीनों एटम्स हमेशा सेम ही मास उनके पास होगा और सेम ही उनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, राइट। इसी तरह से कार्बन के भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ले लोगे तो उनके भी मास और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा सेम रहेगी और नाइट्रोजन के साथ भी सेम ही बात रहेगी, ठीक है। तो अगर हम सेम टाइप का एलिमेंट लेंगे तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा आइडेंटिकल रहेंगी, सेम रहेगी। यही हमारा थर्ड पोस्टुलेट हमें समझाता है, राइट। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। atoms of different elements are different in mass and chemical properties. राइट मतलब अभी हमने सेम एलिमेंट की बात की थी, अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट एलिमेंट्स की, कि जैसे हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक कार्बन एटम ले लिया, एक नाइट्रोजन एटम हमने ले लिया, तो इनकी जो मास है वो और जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो कभी भी सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट ही होगी। जितने हाइड्रोजन का मास होगा उतना कभी भी कार्बन का नहीं होगा और जितना कार्बन का होगा उतना कभी भी नाइट्रोजन का नहीं होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ही रहेंगी, कभी भी सेम नहीं होगी। तो जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट हमें समझाता है कि सेम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होगी, उसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमेशा डिफरेंट ही रहेंगी, वो कभी भी सेम नहीं होगी, राइट। सो थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, सो फिफ्थ पॉइंट इज एटम्स combine in the ratio of small whole number to form compound. मीन्स कि जब हम एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, ही हो गए हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, जब इनको हम कंपाउंड के फॉर्म में ज्वाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे, उनके जो रेशो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स का होगा। जैसे आप CO2 ले लीजिए, ठीक है, CO2 में क्या है, कार्बन 1 एटम एंड ऑक्सीजन 2 एटम, तो इनका रेशियो जो है वो स्मॉल होल नंबर्स में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने देखा हो CO238 या CO2/3, राइट, या CO0.1, इस तरह से आपको कभी भी कोई भी आपको कंपाउंड के नाम नहीं मिलेंगे, जो हमेशा वो स्मॉल होल नंबर्स में ही आपको मिलेंगे, राइट। तो इनका प्रोपोर्शन जो होगा वो छोटे छोटे होल नंबर्स में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट हो गया। अब हम अपने लास्ट पोस्टुलेट की अगर बात करते हैं, तो लास्ट पोस्टुलेट क्या है, द relative number of kinds of atom are constant in a given compound.
लेट मतलब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम लेंगे किसी कंपाउंड में, तो उनका जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। ठीक है, जो सिक्स पोस्टुलेट है वो सेकेंड लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे हम नॉर्मल हमारा टेबल सॉल्ट है, उसका केमिकल जो नेम है वो है NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोडियम का जो है वो 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम है, तो इनका रेशो जो है वो 1/1 का है। इसी तरह से हम H2O में लेंगे तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 है। CO2 में लेंगे तो 1:2 है। तो इनका जो ये रेशो है, इनका प्रोपोर्शन है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जो कि हमने सेकेंड लॉ में भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ 6 पोस्टुलेट जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों लॉज के ऊपर ये 6 के 6 पॉइंट्स जो है वो पूरी तरह से बेस थे। तो इन पॉइंट्स को समझने के बाद ये थ्योरी जो है वो बहुत ही इजीली हमें समझ में आ जाती है। आई होप आप लोगों को भी ये थ्योरी अब अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।